नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक भाग 2। भाग 1 में हमने पढ़ा कि जो तंतु हैं वह हमें जैसे कि भेड़ से, ऊँट से, इनसे प्राप्त होते हैं। रेशम कीट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पटसन और रुई वगैरह, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो जब इनको प्राप्त कर लिया जाता है तो प्राप्त करने के बाद में इनका जो धागा है वो कैसे बनाया जाता है, तो धागा बनाने के लिए इन तंतुओं की कताई की जाती है। अब कताई किसे कहते हैं, तो कि जब हम हाथ में रुई लेते हैं तथा हाथ के अंगूठे तथा जो तर्जनी अंगुली है उसके माध्यम से उस रुई को हम धीरे 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 खींचते हैं और साथ में उस रुई को ऐंठते जाते हैं, तो रेशों से एक धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कि जब उस रुई को हम धीरे धीरे अंगुली और अंगूठे के बीच में दबा करके ऐंठते जाएंगे तो उससे एक धागे का निर्माण होता जाएगा और इसी से ये जो तंतु हैं, इन्हीं तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। अब जो ये धागा बनाने की प्रक्रिया है, हमको अगर ज़्यादा मात्रा में धागा बनाना है तो सिर्फ हम अंगुली और अंगूठे के माध्यम से इतने धागे का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो हमें धागा बनाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। और पहले ज़्यादा पुराने टाइम में सरल मशीनों का प्रयोग किया जाता था। तो सरल मशीनों में पहला नाम है तकली। तकली एक धागा बनाने की सरल मशीन है। पहले जैसे कि पुराने समय में ज़्यादा जटिल मशीनें नहीं होती थी, उनके पास इतने साधन नहीं होते थे, तो सरल मशीनें ही काम में ली जाती थी। जैसे कि शुरुआत में जब ज़्यादा दूरी को तय करना होता था तो सरल मशीन के तौर पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि का प्रयोग होता था। जैसे कि अगर कोई वस्त्र फट जाता था तो फटे हुए वस्त्र को सीलने के लिए सबसे पहले सरल मशीन के तौर पर सुई का निर्माण हुआ। सुई की सहायता से टांके लिए जाते थे और जो पहले कपड़े हैं ज़्यादातर सुई की सहायता से सिले जाते थे। तो अगर हम कहें कि पुराने समय में कपड़े सिलने के लिए सरल मशीन क्या था या सरल मशीन क्या थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि सरल मशीन के तौर पर सुई का प्रयोग किया जाता था और वाहन के तौर पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे जटिल मशीनों का निर्माण होता चला गया। तो जो कपड़े बुनने के लिए, जो धागा बनाने के लिए जो मशीन थी वो यह थी तकली। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। और तकली का चित्र आगे दिया हुआ है, देखिए, यह है तकली। एक सुई के समान एक संरचना दिख रही है, इसको तकली कहा जाता है। तो धागा बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था पहले, तकली का। धागा बनाने के लिए एक और सरल युक्ति का प्रयोग होता था जिसे चरखा कहा जाता है। चरखा। कताई के लिए एक और युक्ति है जिसे सामान्यतः चरखा कहते हैं। ये चरखे का चित्र है। यह भी धागा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ से कते हुए तागों से बुने वस्त्रों को, जिसको हम खादी बोलते हैं, खादी पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने जो चलाया था, उन्होंने जो बाहर से कपड़ा आता था, जो विदेशी कपड़े आते थे, उनको पहनने से और ख़रीदने से मना किया था। उन्होंने यह कहा था कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जो हमारे देश की हैं, वह अपनाओ, ताकि जो यहाँ का जो सारा पैसा है यह हमारे ही देश में रहे। तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया था और उन्होंने स्वयं के इस चरखे से बुने हुए तागों की सहायता से जो कपड़ा बनता था उसको पहनने के लिए उन्होंने सबको उत्साहित किया था। और फिर लोगों ने उनकी बात मानी भी और इस चरखे का उपयोग भी बढ़ने लगा और चरखे की सहायता से तागे बनने लगे और तागों से धागे बनने लगे और धागों से वस्त्रों का निर्माण हुआ। और उन्होंने ये आंदोलन चलाया जिससे बहुत प्रभाव पड़ा। और आज भी लोगों को स्वदेशी चीज़ें, जो यहाँ की चीज़ें होती हैं, उनको अपनाने के लिए उत्साहित किया जाता है
क्योंकि यहाँ की चीज़ें हम अगर अपनाएंगे तो यहाँ की एक तो स्वयं के देश की होती है, एक अच्छी क्वालिटी की होती है और यहाँ का पैसा यहीं पे रहता है। इसीलिए जैसे कि यहाँ का जो दंत मंजन है, नहाने का साबुन है और जैसे यहाँ का जो तेल है बालों में लगाने के लिए, तो यह सारी यहाँ की चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए और यहाँ की चीज़ों का प्रयोग भी करना चाहिए और लोगों को इसके लिए जागरूक भी करना चाहिए। अगला हमारा बिंदु है तागों से वस्त्र बनाना। सबसे पहले हमने वस्त्रों के बनाने के लिए कपास इकट्ठा की। कपास बीनने के बाद में उससे धागा बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अब धागे बनाने के बाद में उन धागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं यह हम सीखेंगे। तो धागों के 2 सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। और आइए हम सीखते हैं कि बुनाई कैसे की जाती है। हम एक प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम 2 अलग अलग रंगों की कागज़ की शीट लेते हैं। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार पट्टियों को काट लेते हैं। हमने 2 अलग अलग प्रकार की शीटें ली और उसको 30-30 सेंटीमीटर लंबाई व चौड़ाई में अलग अलग प्रकार से हमने काट लिया। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़ते हैं, बीच में से फोल्ड करते हैं और बाद में पीछे एक आपको चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचते हैं तथा दूसरी शीट पर चित्र बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचते हैं। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काट लेते हैं और फिर इन शीटों को मोड़कर खोलकर इन्हें हम फैला लेते हैं और फैलाने के बाद में इनको एक एक करके हम इन शीटों को जमाना प्रारंभ करते हैं। तो जमाने के बाद में हमें कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन प्राप्त होगी। तो ऐसे ही वस्त्रों की बुनाई की जाती है। अलग अलग प्रकार की जो वस्त्र हैं उनसे उनकी बुनाई की जाती है। इससे अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिज़ाइन के वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल जो वस्त्र बन के आते हैं वो एक ही कलर के नहीं होकर के अलग अलग कलर के होते हैं। जो प्रिंट के जो वस्त्र होते हैं वो भी इन्हीं धागों से बने हुए होते हैं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के धागों को मिला कर के डिज़ाइन बनाई जाती हैं और ऐसे उनकी वस्त्रों की बुनाई भी की जाती है। यह इसका चित्र दिया हुआ है। ये देखो, हमने 2 अलग अलग प्रकार के रंग की जो शीट ली थी और वर्गाकार इसको काटा था और काटने के बाद में इन पट्टियों को आपस में बुना था। तो बुनने के बाद में कुछ ऐसी डिज़ाइन हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की बुनाई और की जाती है, तो हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी जो बुनाई है उसमें एकल धागे का प्रयोग होता है। एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। चाहे हम स्वेटर बनाते हैं, चाहे हम स्कार्फ बनाते हैं और चाहे ऊन से बनी हुई कोई अलग चीज़ बनाते हैं, उसके लिए हम वो एक ही धागा पूरे वस्त्र को बुनने में चलता रहता है। तो क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी मान लो कि हम जो मोजे पहन रहे हैं उसका एक धागा निकल गया और अगर हमने उसको खींचना चालू किया तो क्या होगा, या कभी कभी स्वेटर की कोई एक ऊन की जो रस्सी है वो बाहर निकल जाती है, हम अगर उसको खींचे तो क्या होगा। ऐसा करने से यह होता है कि जो अगर हम एक ऊन की रस्सी खींचना चालू करते हैं तो कभी कभी उस रस्सी खींचते 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 वो स्वेटर धीरे 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 पूरा खुलने लगता है, उधड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सारा स्वेटर या सारा स्कार्फ या सारा जो मोजा है वो एक ही धागे से बना हुआ होता है। इसको एकल धागे की बुनाई कहते हैं कि एक ही धागे से पूरे वस्त्र का निर्माण किया हुआ होता है। देखिए, ये चित्र में बताया हुआ है कि ऊपर से एक धागा दिया हुआ है, इसी एक धागे से ये वस्त्र का इतना भाग बना हुआ है और ऊन के जो धागे हैं उनसे ऐसे बुनाई की जाती है। ऊन से विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी बनाए जाते हैं, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। ऊन से छोटी फ्रॉक बनी हुई है बच्चों की, मोजे बने हुए हैं बच्चों के, टोपी बनी हुई है, स्कार्फ बने हुए हैं विभिन्न प्रकार के, और अलग अलग रंग की ऊन का प्रयोग करके हम उन वस्त्रों में अच्छी डिज़ाइन भी दे सकते हैं।
इस प्रकार ऊन के प्रयोग से हम छोटे बच्चों के पहनने के लिए रंग बिरंगी टोपियों का निर्माण भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा सर्दी में उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और अलग अलग रंग की ऊन का प्रयोग करके हम अच्छी अच्छी डिज़ाइन के टोपियाँ भी बना सकते हैं और इससे अच्छी कमाई भी की जा सकती है। इनको बना करके बेचा भी जा सकता है और अपनी आजीविका भी चलाई जा सकती है। वस्त्र का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो हम यह छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्राचीन काल में सबसे पहले जब जीवन का प्रारंभ हुआ, जब लोग समझने लगे कि हमें वस्त्र पहनने चाहिए, तो सर्वप्रथम लोग अपना जो शरीर है, बदन है, ये किससे ढकते थे? तो अगर हम बात करें आदि मानव की, तो जो वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग जो पेड़ों की जो छाल होती है और बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और जो जंतुओं की जो चमड़ी होती हैं, उनसे अपना शरीर ढकते थे। आदि मानव शिकार करते थे और शिकार करने के पश्चात वह जो उसका मांस होता था, जो जानवरों का, उसका प्रयोग वो भोजन के रूप में करते थे और उसकी जो खाल है उसको साफ करके उसका प्रयोग अपने शरीर के अंगों को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और वस्त्र की छालों का भी प्रयोग किया जाता था, बड़े बड़े पत्तों का भी प्रयोग किया जाता था, इससे वे अपने अंगों को ढकते थे। आदि मानव ने कपड़े पहनना प्रारंभ किया छाल से और खाल से, और भोजन के रूप में पहले जब वो मांस खाते थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने खेती करना प्रारंभ की, धीरे धीरे उन्होंने पहिए का निर्माण किया और बैलगाड़ी वगैरह का निर्माण किया। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ, टोकरी बनाना प्रारंभ की। जो टोकरियाँ बनती हैं सब्ज़ी डालने के लिए, प्याज डालने के लिए, बिछाने के लिए जो चटाइयाँ बनती हैं, यह उन्होंने घास की जो पतली पतली सूखी सूखी डंडियाँ होती हैं उनको बुन करके चटाइयाँ, ये सब चीज़ें बनाना प्रारंभ किया। लताओं और जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाना प्रारंभ किया। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो ऊन होती है उसको ऐंठ करके इन्होंने धागे का निर्माण प्रारंभ किया। और पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। सबसे पहले रुई से ज़्यादातर जो रुई से बने हुए जो कपड़े होते हैं, खादी के कपड़े होते हैं, वह ज़्यादातर पहले पहने जाते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स की भी एक पादप होती है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। इसके पादप के बारे में बताया, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैसे रेशम कीट से रेशम प्राप्त हुआ और पटसन से जैसे कि पटसन के रेशे प्राप्त हुए, जैसे कि रुई के पादप से रुई प्राप्त होती है, वैसे भी फ्लैक्स नाम का भी एक पादप होता है जिससे प्राकृतिक धागे बनाने के लिए तंतु प्राप्त होता है। तो यह तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। ज़्यादातर जो आदि मानव वगैरह थे और उसके बाद में भी खेती ज़्यादातर नदियों के किनारे की जाती थी, क्योंकि अगर हम किसी बड़े भूभाग में फसल को बोते हैं तो फसल को बोने के बाद में उसकी सिंचाई करनी पड़ती है और सिंचाई के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो पहले इतने साधन नहीं थे कि इतने सारे जल को वो एक साथ ला कर उस फसल को सिंचाई कर पाए। तो इसके लिए ज़्यादातर जो कृषि है वो नदियों के पास में की जाती थी और तालाबों के पास में की जाती थी, ताकि उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े पानी लेने के लिए। उस दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे जो सिलाई करने की सरल मशीन है सुई, सबसे पहले सुई का आविष्कार हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे मशीनें वगैरह ये बनना प्रारंभ हुई। सबसे पहले लोग छालों का प्रयोग करते थे, पत्तों का प्रयोग करते थे। उसके बाद में मान लो जैसे कि धागे का निर्माण हुआ, तो धागे के बाद में वस्त्रों को, जो धागे से बने हुए वस्त्र होते थे उनको लपेटते थे और लपेटने के बाद में धीरे धीरे सुई का निर्माण हुआ तो वस्त्रों की सिलाई प्रारंभ हुई।
इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हम साड़ी पहनते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं वो तो धोती पहनते हैं, उसकी सिलाई की हुई नहीं होती है, उसको लपेटा जाता है, साड़ी को भी लपेट कर पहना जाता है, इसकी सिलाई नहीं की हुई होती। और जो पगड़ी बांधी जाती है उसको भी लपेट कर ही बांधा जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन से बने हुए महंगे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के पहनावे पहने जाते हैं। तो हम एक बार पुनः ध्यान देंगे कि कपास के पौधे से जैसे कि वस्त्र बनाने का जो ये प्रक्रिया है, उसमें क्या था कि कपास के गोलक प्राप्त किए जाते, गोलकों से रुई प्राप्त की जाती है, रुई को ओटा जाता है, ओटने के पश्चात उस रुई के रेशे बनाए जाते हैं, रेशे बनाने के पश्चात उस रुई की कताई की जाती है और कताई से धागे बनाए जाते हैं, धागों से बुनाई की जाती है, या फिर मान लो अगर कोई ऊन का धागा है तो उससे बंधाई की जाती है, बुना जाता है उसको, और उसके बाद में उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यह पढ़ा हमने वस्त्रों के बारे में। अब हम ध्यान देते हैं कि अभी हमने जो यह सब पढ़ा उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कताई किसे कहते हैं? ऊन से कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं? ऊन से जो वस्त्र बनते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। धागा बनाने के लिए किन किन युक्तियों का, कि धागा बनाने के लिए किन किन सरल मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उनके आपको नाम बताने हैं। बुनाई किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है पांचवा, पुराने ज़माने में आदि मानव किन वस्त्रों का उपयोग करते थे? धन्यवाद।